बहुत साल पहले की बात है। पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव धवलपुर में जगन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। सुबह होते ही वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल जाता। और दिन भर सूखी टहनियां बटोरकर शाम तक गांव और पास के कस्बे में बेच आता। घर में उसकी पत्नी गौरी और एक छोटा सा बेटा था, नन्हा मोहन। एक शाम जब जगन थका हारा घर लौटा तो गौरी ने धीरे से कहा, सुनो जी, पहले तो हम दो ही थे, तब भी मुश्किल से गुजारा चलता था। अब मोहन भी बड़ा हो रहा है, खर्चा और बढ़ गया है। यह सुनते ही जगन का चेहरा उतर गया। गौरी, इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन मैं तुम्हें एक भी सुख नहीं दे पाया। अब तुम्हें भी मेरे साथ यह मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी बातें मत करो जी, सुख दुख तो जीवन का हिस्सा है। हम दोनों एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, वैसे ही हम हैं। दोनों साथ चलेंगे तभी रास्ता कटेगा। जगन ने गहरी सांस ली। शायद यह सब हमारे भाग्य का लिखा है। लोग कहते हैं 10 साल में तो किस्मत भी बदल जाती है, लेकिन हमारी हालत तो जैसे यहीं अटक गई है। अगले दिन से गौरी भी उसके साथ जाने लगी। दोनों सुबह सुबह जंगल पहुंच जाते, दिन भर लकड़ियां बटोरते और शाम को गांव लौटकर उन्हें बेचते। यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन जगन हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे वहां एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में गजब की चमक। बेटा, इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि मन में बहुत चिंता है। बाबा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं इतना भी नहीं कमा पाता कि उसे ठीक से खाना खिला सकूं। उसकी आवाज भर गई। उसने अपनी सारी परेशानियां उस बूढ़े के सामने रख दी। जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है तो उसे पढ़ाते क्यों नहीं? बाबा, अभी मैंने आपको अपनी हालत बताई है। ऐसी तंगी में मैं उसे पढ़ाने का सोच भी कैसे सकता हूँ? बेटा, हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर तुम अपने बेटे को पढ़ा दोगे तो वही तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। चाहे तुम्हें अपने हिस्से का खाना कम करना पड़े, लेकिन उसे पढ़ाना मत छोड़ना। ठीक है बाबा, मैं आपकी बात मानूंगा। आज ही घर जाकर गौरी से इस बारे में बात करूंगा। जगन उस बूढ़े की बातें मन में लिए वहां से लौट पड़ा। शाम तक उसने लकड़ियां बेचकर कुछ पैसे जुटाए और फिर सीधे अपने घर पहुंच गया। घर में कदम रखते ही गौरी ने उसके चेहरे की थकान और आंखों की चिंता पढ़ ली। क्या हुआ? आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। आज जंगल में एक साधु मिले थे। उन्होंने कहा कि हमें मोहन को पढ़ाना चाहिए। कहते हैं उसकी पढ़ाई ही हमारी किस्मत बदल सकती है। गौरी की आंखों में जैसे उम्मीद चमक उठी। तो फिर देर किस बात की है? आप मोहन को लेकर कल ही सरस्वतीपुर चले जाइए। वहां एक बहुत बड़े विद्वान रहते हैं, आचार्य विद्यानंद। दूर दूर से लोग अपने बच्चों को उनके पास पढ़ने भेजते हैं। मोहन को भी वही पढ़ाइए। गौरी, यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। इतने पैसे आएंगे कहां से? आप लाला भैरव दास के पास चले जाइए। गांव में वही तो सबसे बड़ा साहूकार है, उनसे उधार ले लीजिए। तुम जानती हो ना गौरी, वो आदमी कैसा है? गरीबों का खून चूसता है। जरा सी देरी हुई नहीं कि इंसान को बर्बाद कर देता है। और तुम चाहती हो कि मैं उसके सामने हाथ फैलाऊं। और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास।
अगर आज हम डर गए तो मोहन की जिंदगी भी हमारी तरह ही रह जाएगी। उस साधु ने जो कहा है वो यूं ही नहीं कहा होगा। लेकिन हमारे पास गिरवी रखने के लिए है ही क्या? बिना गिरवी के वो 1 पैसा भी नहीं देगा। उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? आप हमारी झोपड़ी गिरवी रख दीजिए। जगन जैसे सन्न रह गया। क्या कह रही हो तुम? यही तो एक छत है हमारे सिर पर। अगर यह भी चली गई तो हम कहां जाएंगे? डरिए मत, भगवान पर भरोसा रखिए। कभी कभी बड़ा पाने के लिए छोटा छोड़ना पड़ता है। अगर मोहन पढ़ लिख गया तो सब कुछ वापस आ जाएगा, उससे भी ज्यादा। जगन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। उसी दिन वो साहूकार लाला भैरव दास के हवेली जैसे बड़े घर पर पहुंच गया। राम राम लाला जी। लाला ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे जगन, आज मेरे दरवाजे कैसे आना हुआ? लाला जी, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। दरअसल मैं अपने बेटे को पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए कुछ कर्ज लेने आया हूँ। अच्छा, कर्ज चाहिए, लेकिन उसके बदले में क्या दोगे? खाली हाथ तो मैं किसी को उधार नहीं देता। मेरे पास बस 1 झोपड़ी है, मैं उसे आपके पास गिरवी रख सकता हूँ। सौदा बुरा नहीं है, वैसे भी यह गरीब लोग कर्ज चुका नहीं पाते। ठीक है जगन, मैं तुम्हें 2000 दे सकता हूं, लेकिन याद रखना, समय पर कर्ज चुकाना होगा, नहीं तो झोपड़ी मेरी। मंजूर है लाला जी, आपकी बहुत कृपा होगी। लाला ने पैसों की थैली उसकी ओर बढ़ा दी और उसी पल से जगन की जिंदगी एक नए मोड़ पर मुड़ गई। मैं तुम्हें पूरे 10 साल का समय देता हूं। अगर इन 10 सालों में तुम मेरा कर्ज नहीं चुका पाए तो तुम्हारी झोपड़ी और जमीन सब कुछ मेरा हो जाएगा। जगन ने एक पल को आंखें बंद की। मुझे मंजूर है लाला जी। उसी दिन जगन ने देर नहीं की। उसने मोहन का हाथ पकड़ा और दोनों सरस्वतीपुर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर जगन मन ही मन प्रार्थना करता रहा, हे भगवान, मेरे बच्चे पर अपनी कृपा रखना। इसे इतना काबिल बनाना कि इसकी जिंदगी मेरी तरह ना हो। कई दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार दोनों आचार्य विद्यानंद के आश्रम पहुंच गए। सब कुछ अलग ही दुनिया जैसा लग रहा था। गुरुदेव, आपको मेरा प्रणाम। आओ बेटा, कहां से आए हो तुम? गुरुदेव, मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। मेरा नाम जगन है और यह मेरा बेटा मोहन। मैं चाहता हूँ कि यह आपकी शरण में रहकर शिक्षा प्राप्त करे। इतना कहकर उसने पैसों की थैली गुरु के चरणों में रख दी। गुरुदेव, कृपया इसे स्वीकार करें। मैं बड़ी मुश्किल से यह धन जुटा पाया हूँ। इसमें क्या है? 2000 गुरुदेव, इससे ज्यादा मैं देने में असमर्थ हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन आपसे विनती है, मेरे बेटे को शिक्षा देने से मना मत कीजिए। जगन की आंखों में सच्चाई और बेबसी साफ छलक रही थी। आचार्य विद्यानंद कुछ पल उसे देखते रहे, फिर मन ही मन बोले, कितना सीधा और सच्चा आदमी है। इसे निराश करना उचित नहीं होगा। चिंता मत करो जगन, तुम्हारा पुत्र यहां अवश्य पढ़ेगा, लेकिन इसे पूरे 10 वर्षों तक आश्रम में रहना होगा, तभी इसकी शिक्षा पूर्ण होगी। जगन की आंखों में राहत झलक उठी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। उसने मोहन के सिर पर हाथ फेरा, उसे गले लगाया और भारी मन से वहां से लौट पड़ा। वक्त फिर अपनी रफ्तार से चल पड़ा। जगन और गौरी का जीवन
पहले की तरह मेहनत और संघर्ष में गुजरने लगा। वहीं दूसरी ओर मोहन दिन रात लगन से पढ़ाई करता रहा और देखते ही देखते पूरे 10 साल गुजर गए। एक दिन आचार्य ने मोहन को अपने पास बुलाया और बोले, मोहन, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। तुम मेरे सबसे योग्य शिष्यों में से एक हो। मुझे तुम पर गर्व है। गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं था। अब समय आ गया है कि तुम अपने माता पिता के पास लौट जाओ। वे तुम्हारी राह कब से देख रहे होंगे। मोहन ने गुरु के चरण छुए और उसी दिन अपने गांव के लिए निकल पड़ा। लंबे सफर के बाद जब वो अपने गांव पहुंचा तो सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था, लेकिन घर वही पुराना था। आंगन में खड़े जगन ने उसे देखा और हैरानी से पूछा, कौन हो बेटा तुम? मोहन मुस्कुराया, आगे बढ़ा और उनके चरण छू लिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? पिताजी, मैं मोहन हूँ, आपका बेटा। मोहन, सच में तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? जी पिताजी, गुरुदेव की आज्ञा लेकर ही लौटा हूँ। जगन खुशी से चिल्लाया, अरे गौरी, कहाँ हो तुम? देखो, हमारा बेटा लौट आया पढ़ लिख कर। गौरी दौड़ती हुई बाहर आई। मोहन को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारा बेटा अब कुछ बड़ा करेगा, हमारे सारे दुख दूर कर देगा। भगवान करे वो दिन जल्दी आए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसी वक्त कहीं और एक और सोच पनप संगीत रही थी। लाला भैरवदास अपने कमरे में हिसाब किताब देख रहा था। अचानक उसने सिर उठाया और मुस्कुराया। अरे, पूरे 10 साल हो गए। अब समय आ गया है जगन से अपना कर्ज वसूलने का। उधर लाला भैरवदास सीधा जगन की झोपड़ी की ओर बढ़ा। आंगन में पहुंचते ही उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी मोहन सामने आ गया। लगता है लड़का पढ़ लिख कर वापस आ ही गया है। अरे ओ लड़के, पहचानते हो मुझे? जी, आप साहूकार जी हैं। अच्छा है, भूले नहीं। अब ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? मोहन कुछ पल चुप रहा। बोलते क्यों नहीं? कहाँ गए तुम्हारे माता पिता? साहूकार जी, मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को बटोरने गए हैं, और मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मोहन ने बिना घबराए वही बात फिर दोहरा दी। सुनो लड़के, तुम्हारे बाप ने 10 साल पहले मुझसे 500 रुपया उधार लिए थे, इस झोपड़ी को गिरवी रखकर, और आज तक एक भी पैसा वापस नहीं किया। मोहन ने हैरानी जताने का अभिनय किया। सच में ऐसा है क्या? हाँ, और आज मैं अपना पैसा लेने आया हूँ। अगर तुमने साफ साफ बता दिया कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो क्या करेंगे आप? लाला थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़का सीधा नहीं है, इसे चालाकी संगीत से ही फंसाना पड़ेगा। फिर वो मीठी आवाज में बोला, अगर तुमने सच बता दिया तो मैं सारा कर्ज माफ कर दूंगा। मतलब आप पूरा कर्ज छोड़ देंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल, एक भी सिक्का नहीं मांगूंगा। लाला ने जल्दी से कहा। लेकिन साहूकार जी, मैं आपकी बात पर भरोसा कैसे करूं? मैं पृथ्वी और आकाश को साक्षी मानकर कहता हूं, अगर तुम बता दोगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो मैं कर्ज नहीं मांगूंगा। मोहन ने शांत लेकिन तेज नजरों से उसकी ओर देखा और बोला, साहूकार जी, पृथ्वी और आकाश तो बोल नहीं सकते, वो कैसे गवाही देंगे? तो फिर मोहन ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
अगर आपको सच में अपनी बात साबित करनी है तो किसी जीवित इंसान को साक्षी बनाइए, तभी मैं आपकी बात मानूंगा। मोहन की बात सुनकर लाला भैरवदास कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में चालाकी चमक उठी। लड़का जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा तेज है, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं। तभी उसकी नजर पास की छत पर बैठी चिड़िया पर पड़ी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं इस चिड़िया को साक्षी मानकर वादा करता हूं, अगर तुम मुझे अपने माता पिता का सही पता बता दोगे तो तुम्हारे पिता का सारा कर्ज माफ। बस यही तो मैं चाहता था। अब ध्यान से सुनिए। मैंने कहा था कि मेरे पिताजी जिंदा पेड़ों को काटने और मुर्दा पेड़ों को लगाने गए हैं। इसका मतलब है कि वो पेड़ काटकर किसी के घर के सामने बाड़ बनाने गए हैं। और मैंने कहा था कि मेरी माँ हवा बेचने और चांदी खरीदने गई हैं। इसका मतलब है कि वह पंखे बेचने गई हैं और जो पैसे मिलेंगे उससे तेल खरीदेंगी ताकि घर में दीपक जले और चांदनी जैसा उजाला हो सके। लाला कुछ क्षण तक उसे घूरता रहा। हाँ, सच में तुम काफी होशियार हो। चलो मैं चलता हूं। कहकर वो वहां से मुड़ गया। लाला के जाते ही मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वो मन ही मन बोला, आज तक इसने कितने गरीबों को ठगा है, अब इसे समझ आएगा चालाकी किसे कहते हैं। थोड़ी देर बाद जगन और गौरी घर लौटे। पिताजी, अभी कुछ देर पहले साहूकार यहाँ आया था। क्या? फिर तो अब हम गए काम से। आप दोनों चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूं। उस लालची आदमी से मैं खुद निपट लूंगा। लेकिन बेटा वो बहुत चालाक है। चालाक है, लेकिन हर चालाक से भी ज्यादा चालाक कोई होता है। आप बस भरोसा रखिए, जो होगा अच्छा ही होगा। अगले दिन सुबह लाला भैरवदास फिर से उनके घर आ धमका। उस दिन भी घर पर मोहन ही था। ओ लड़के, मैं अपना कर्ज लेने आया हूं। कहां है तुम्हारे माता पिता? कौन सा कर्ज लाला जी? अरे वही कर्ज जो तुम्हारे बाप ने मुझसे लिया था। ओह, वही कर्ज जिसे आपने कल माफ कर दिया था। मैंने कब माफ किया? कल आपने चिड़िया को साक्षी मानकर खुद कहा था, भूल गए क्या? झूठ बोल रहे हो तुम। मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को छोड़ूंगा नहीं। जाइए, जहां जाना है शिकायत कर दीजिए। लाला गुस्से में तमतमाता हुआ सीधा गांव के सरपंच के पास पहुंचा। नमस्ते सरपंच जी। अरे लाला जी, कैसे आना हुआ? लाला ने तुरंत शिकायत शुरू कर दी। सरपंच जी, इस गांव के जगन ने 10 साल पहले मुझसे RS0 उधार लिए थे, लेकिन अब उसका बेटा साफ मना कर रहा है। सरपंच ने गांव के 2 लोगों को भेजकर जगन और मोहन को बुलवा लिया। थोड़ी ही देर में दोनों वहां पहुंच गए। जगन, ये क्या मामला है? साहूकार कह रहा है कि तुमने उसका कर्ज नहीं लौटाया। जगन कुछ बोल पाता उससे पहले मोहन आगे बढ़ा। सरपंच जी, अगर अनुमति हो तो पिताजी की ओर से मैं बात रखूं। ठीक है, कहो। सरपंच जी, यह बात बिल्कुल सच है कि 10 साल पहले मेरे पिताजी ने साहूकार जी से कर्ज लिया था। तो फिर अब तक लौटाया क्यों नहीं? वही तो बताने जा रहा हूं। कल साहूकार जी खुद हमारे घर आए थे और उन्होंने मेरे सामने कर्ज माफ करने का वचन दिया था। जब कर्ज माफ हो चुका है तो लौटाने का सवाल ही नहीं उठता। कोई सबूत है तुम्हारे पास? जी हां, कल जो बातचीत हुई मैं आपको सब विस्तार से बताता हूं। फिर उसने एक एक बात ठीक उसी तरह बताई। चिड़िया को गवाह बनाना, वचन देना और सब कुछ। तो तुम्हारी गवाह एक चिड़िया है? जी, साहूकार जी ने उसी को साक्षी मानकर वादा किया था। सरपंच जी, यह लड़का झूठ बोल रहा है। मैं ऐसी कोई बात नहीं मानता।
कल जब मैं इसके घर गया था तब वो चिड़िया मेरे सिर पर नहीं, इसकी झोपड़ी पर बैठी थी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, सरपंच के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लाला अचानक चुप हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। लाला भैरवदास, तुम्हारी बात से साफ साबित होता है कि मोहन सच बोल रहा है। अब सच सच बताओ, तुमने कितना कर्ज दिया था? सरपंच जी, मैंने 1000 रुपए दिए थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तुम 500 रुपए की बात कर रहे थे। वो गलती से मुंह से निकल गया। ये कोई गलती नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया झूठ था। लाला भैरवदास, अब तुम्हें अपना वचन निभाना होगा। तुमने सबके सामने कर्ज माफ करने की बात कही थी, इसलिए जगन पर अब कोई कर्ज नहीं है। जैसा आप कहे सरपंच जी। और सुनो लाला, काफी समय से तुम्हारे खिलाफ शिकायतें मिल रही थीं, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं था। आज वो भी मिल गया। अपने धंधे में रहो, लेकिन ईमानदारी से। गरीबों का शोषण करना बंद करो, वरना अगली बार सजा और भी सख्त होगी। लाला चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा और वहीं दूसरी ओर जगन और गौरी की आंखों में राहत और खुशी के आंसू थे। मोहन ने चुपचाप देखा, जैसे मन ही मन उस साधु की बात को याद कर रहा हो। पढ़ाई ही तुम्हारी किस्मत बदलेगी। सीख, शिक्षा और बुद्धिमानी से सबसे बड़ी मुश्किलों को भी हराया जा सकता है। सच्चाई और समझदारी के आगे चालाकी और धोखा टिक नहीं पाते।